तो पहले देखो ये कर लेते हैं एडवांस वाला जो है ना, देखना बताना इसमें अगर सारे करने हैं तो सारे करेंगे, नहीं तो एक एक करके अगर करना चाहते हो, मतलब कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो वो बता देना। बट क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने खुद जब पेपर देखा तो मुझे लगा यार इसमें क्वेश्चन ठीक है, तो शायद अगर इसका डिस्कस करते हैं तो कुछ बेनिफिट ही होगा इसमें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसमें हालांकि अगर ध्यान से देखोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन को तो ये सर करने की जरूरत नहीं है इसे, ए बी सी हाँ अपने आप है। हाँ, मतलब ये पेपर, थोड़ी सी पेपर की भी स्ट्रेटजी होती है। नहीं, हाँ मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये अगर, सर क्योंकि अगर मैक्सिमम तो एक को होना ही है, तो अगर जीरो होगा तो वन भी होगा, और सी लग रहा है डी तो हो नहीं सकता। हाँ मतलब एक ये भी अप्रोच होती है यार, देखो ये पेपर करने की भी एक अप्रोच होती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदाजा लगाना, इंट्यूशंस लगाना, बट फिर भी हम इसको सब्जेक्टिवली इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है, यही क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। तो बेसिकली इसको अगर आप मतलब रीड्रॉ करके देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को रीड्रॉ कर देते हैं, कैपिटल ई, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप रीड्रॉ करते तो आपको समझ आता है कि यहाँ पर ये वो एमिटर वाली ब्रांच है, और देन यहाँ पर एक बैटरी, और प्लस ये, आप समझ जाओगे सर्किट को रीड्रॉ कैसे किया गया है। ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ऊपर हम डी पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पर कोई डी पॉइंट है। रीड्रॉ समझ में आया कैसे किया सर्किट को? ये सर ये कर लिया था। हाँ बस तो, और उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फ्रैक्शन एफ इंटू आर के बराबर है, तो बाकी का रेजिस्टेंस 1 माइनस एफ इंटू आर के बराबर होगा। 1 माइनस एफ इंटू आर के बराबर, इस तरह एक तरफ अगर एफ आर है, क्योंकि एफ उसका फ्रैक्शन ही है शायद। और एमीटर में मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं वो, इसे एमीटर में मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पर पोटेंशियल वाला मेथड एक बार डिस्क्लोज कर दूं कि अगर आप पॉइंट सी पर पोटेंशियल की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, सपोज दैट, और पॉइंट डी पर पोटेंशियल अपना कुछ हम वी मान लेते हैं, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल की जो वैल्यू बनेगी वो वी माइनस ई लिख सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल की वैल्यू वहां पर भी वी माइनस ई लिख सकते हो। और पॉइंट सी पर जंक्शन रूल लगाए, अगर पॉइंट सी पर जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल एट पॉइंट सी, किरचॉफ जंक्शन रूल पोटेंशियल फॉर्मूला, तो पोटेंशियल फॉर्म वाले के हिसाब से पॉइंट डी पर जंक्शन रूल लगाओ, या पॉइंट सी पर लगा लो, कहीं भी लगा सकते हो, पॉइंट सी पर लगा लो, पॉइंट डी पर लगा लो। पॉइंट सी पर लगाएं अगर, तो हम ये लिखेंगे 0 माइनस वी माइनस ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एफ इंटू आर। ये सी से ए तक की ब्रांच के लिए। फिर सी से बी तक की ब्रांच के लिए जाओ, पोटेंशियल वाला फॉर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को याद करो, 0 माइनस वी माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ इंटू आर, प्लस, इसको यहां से हटाएं जरा यार, प्लस एक ब्रांच हमारी सी से लेकर के डी तक की जा रही है, जहां पर 0 माइनस वी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इक्वल टू 0। ये लॉजिक समझ में आया, स्टेप समझ में आया आपको क्या किया मैंने यहाँ पर? ये सर। यस सर। है ना, ये क्लास का नोट्स में से पढ़ सकते हो, पोटेंशियल फॉर्म जंक्शन। अब इसमें से वी निकाल लो आप, मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ से करना क्या है, तुमको वी निकालना है, क्योंकि जब वी मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली करंट भी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस एमीटर वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट करनी है तो पॉइंट डी का पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मींस मैक्सिमम करंट। तो जंक्शन रूल लगाया, कैपिटल वी को सॉल्व करेंगे, और कैपिटल वी को मैक्सिमम करने के लिए डीवी अपॉन डी एफ को 0 कर दोगे, मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, और फिर dv डिवाइडेड बाय df को 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम करंट। ये प्रॉपर सब्जेक्टिव अप्रोच है करने का। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंट्यूशन बेसिस पर देखते हैं तो वैसे भी आंसर समझ में आ जाता है, आंसर वैसे भी समझ में आ जाता है कि यार ये 1/2 के आसपास ही दिख रहा है, मतलब मिड पॉइंट के आसपास ही होना चाहिए कहीं पर, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम मिनिमम सिमेट्रिक कंडीशंस में ही आता है, और 1/2 पे सिमेट्रिक होगा बिकॉज लेफ्ट साइड का सर्किट और राइट साइड का सर्किट सिमेट्रिक बन जाएगा। बट फिर भी मेरा सजेशन यही होगा कि आप इंट्यूशंस वही लोग लगाएं जिनके अंदाजे और तुक्के कभी कभी सही बैठते हो। तुम में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके तुक्के कभी नहीं सही बैठते, तो उनके वो लोग इस तरीके से ना करें क्वेश्चन को।
ठीक है, मतलब हर मेथड सबके लिए नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गेस वर्क अच्छा कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब क्या कहें, मतलब आसान से आसान क्वेश्चन में भी गेस वर्क करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती भाई, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ। सर ये हो गया था। सर ये हो गया था। स्किप कर जाए इसको, मतलब ये बहुत फॉर्मूले बेस है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, हाँ, अच्छा टाइम बच जाएगा बच्चा। थर्ड क्वेश्चन इसमें बताओ। हो गया था। तो थर्ड हो गया था। हो गया। तो जो डिस्कस करना है वो बताओ, इसमें से जो डिस्कस करना है वो बता दो कौन सा है, मैं वही डिस्कस कर देता हूँ। फोर्थ भी हो गया था। सर फोर्थ का टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। हाँ सर टेंजेंशियल। ये सर टेंजेंशियल एक बार देख लीजिएगा सर। अच्छा ठीक है। बॉडी इज रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन बाय द मींस ऑफ थ्रेड ऑफ लेंथ विल मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट बी, द थ्रेड ब्रेक्स एंड द बॉडी मूव्स अंडर द ग्रेविटी एंड स्ट्राइक्स पॉइंट सी। ठीक है बच्चे जी ये बताओ, जब ये लाइन कही कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और मिनिमम पॉसिबल स्पीड पर चल रहे हो आप, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड पर अगर आप रिकॉल करिए तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सर वो √5 GL 5 GL होगा। यहाँ पर थ्रेड है, थ्रेड में 5 GL और टॉप मोस्ट पॉइंट पर √GL। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी तो ये एक पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता। तो पॉइंट सी पर आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे, पॉइंट सी पर वेलोसिटी को हम v मान लेंगे और ये v कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर √GL की स्पीड और 12 हाइट, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम पॉइंट बी पर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जब निकालेंगे तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से √GL प्लस वापस √5GL आ जाएगी ये कंजर्वेशन से। और मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर स्ट्राइक हुआ, तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का वो भी कंसेप्ट लगा सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो पॉइंट बी पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √GL और पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए लिखोगे √5GL इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब बेसिकली टोटल एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से ही लग रहा होगा ना यहाँ पर पॉइंट सी पर। जब ये पैराबोलिक मोशन यानी कि फ्री फॉल है तो ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। उसका कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ निकालो, ग्रेविटी का कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ। तो ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अगर निकालोगे आप कंपोनेंट ऑफ जी अलोंग टेंजेंट, तो सीधा सीधा वो बेसिकली मेरे को जो दिख रहा है वो जी साइन थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू देख ले 4/√5 है, वो सी हो जाएगा सर और कोई तो होगा। मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। कुछ नहीं था इसमें, बस बेसिकली प्रोजेक्टाइल का लॉजिक लगा रहा था। और ठीक है, फिफ्थ वाला करें डिस्कस, बताओ। यस सर। सर एक मिनट सर, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। फिफ्थ इसमें सर एक्चुअली मेरे को ये लग रहा था सर, एक ही टेम्परेचर पे सर ए से बी पूरा जा रहा है सर, मतलब एक ही टेम्परेचर में अलग अलग डेंसिटी कैसे हो सकती है? आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ ना ये। आइसोथर्मल तो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेंसिटी वेरिएबल है, प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ ये। ओके सर। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अब इसमें देख लो आप, आइसोथर्मल है तो P इंटू वी तो कांस्टेंट हुआ ना फिर। PV कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V एट पॉइंट A इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ P एंड V एट पॉइंट B। ये सही ऑप्शन है ए वाला। यस सर। और प्रेशर एट B इज मोर देन प्रेशर एट A, तो B पॉइंट पर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी एट B is more than density at A, that means कि volume at B is less than the volume at A, and that means pressure at B is more than pressure at A। ये भी ऑप्शन सही है। तो ये तो यार मल्टी करेक्ट हो गया। मल्टी करेक्टिव था। अच्छा सारे हाँ, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग AB, इसमें वॉल्यूम एट B,
मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर कंप्रेशन चल रहा है, तो कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, बिल्कुल सही है, कंप्रेशन है, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करते हो NRF डेल्टा T by 2। NRF T/2 बाई 2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये भी जीरो होगी, ठीक है। फुल टेस्ट देने से बच्चे बहुत फायदे होंगे, बता रहा हूँ, आप चैप्टर वाइज भी रिवीजन करो, और फुल टेस्ट से क्या होता है, कंसेप्ट धीरे धीरे माइंड में घुसते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ इस पेज पे कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सर फिफ्थ का डी क्यों नहीं होगा, बस ये पूछ रहा यस सर, फिफ्थ का डी फिफ्थ मतलब पिछला वाला, हूँ। नहीं सर, सॉरी सिक्स्थ का। अच्छा सिक्स का डी, इसमें क्या है, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर एज शोन, मतलब एलआर सर्किट हुआ एक तरीके से, एलआर, और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इसमें कांस्टेंट स्पीड से till it comes out of the coil completely as seen by the observer looking at the rectangular loop as shown. Okay, current will flow clockwise and then anti-clockwise. पहला वाला ऑप्शन क्या आएगा यार, मैग्नेटिक, सही है है ना, तो लेंज लॉ से लगा सकते हो कि नॉर्थ, इसमें डी ऑप्शन में दिक्कत है आपको, when the rate of change of flux due to the magnet is d phi by dt, current in the coil is d phi divided by r into dt. ओके, हो, मैं समझ गया आपको प्रॉब्लम क्या है। देखो एक बात बताइए, जब ये मैग्नेट इसके अंदर होगा, मैं समझ गया आप इसमें कहाँ फंसे जा करके, जब ये मैग्नेट इस इंडक्टर के अंदर होगा बच्चा, ये बताओ, तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट हो रही होगी, मतलब ये मैग्नेट इसके अंदर आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो मैग्नेट तो एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ही, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा ध्यान रखना, कंसेप्चुअल पॉइंट है ये, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट, लेकिन करंट इंड्यूस हो चुकी है, तो सर्किट भी तो मतलब करेगा, मतलब ये जो कॉइल है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेट एंड कॉइल बोथ, ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। भाई हाँ, कॉइल में करंट इंड्यूस कर चुका है, तो उसका बायट सेवर्ट लॉ से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, कॉइल की मैग्नेटिक यस इफेक्ट। सर। यस सर। तो इसका मतलब जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब फेरेडेज लॉ कहता है, फेरेडेज लॉ कहता है कि ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी, तो वो किसी स्पेसिफिक फ्लक्स की बात थोड़ी करता है, वो यहां पर जो फ्लक्स लिखोगे वो तो टोटल फ्लक्स लिखोगे, उसमें सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स दोनों आएंगे। और लाइन क्या लिखी है इन्होंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट, मतलब कि टोटल फ्लक्स कंसिडर नहीं किया इन्होंने यहां पर। प्रॉब्लम समझ में आई क्या है, मतलब ये जो ईएमएफ लिखोगे आप, वो होगा माइनस ऑफ डी बाई डी, और एक्चुअली यहां पे होना चाहिए फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस फ्लक्स ड्यू टू कॉइल ऑल्सो, बिकॉज कॉइल का भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ चुका है, टोटल फ्लक्स। कैच कर पाए पॉइंट, कहां पर फंसे हम लोग? यस ये जो Yes, ड्यू sir. टू मैग्नेट लिख दिया ना, इससे ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख रहे हो जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपको, आपके दिमाग में ये आया होगा कि डी फाई बाई डी टी ईएमएफ होता है, और ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट। यस सर। यही सोचते हैं Yes, हम sir. लोग। हाँ, तो अब इससे देखो, ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी है, इसका मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ये है कि किसी एलआर सर्किट के अंदर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एलआर सर्किट में अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो जो आप फैराडेज लॉ लगाओगे, फैराडेज लॉ दैट डी फाई बाई डी टी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, और ईएमएफ इसको आप आई इंटू आर लिखोगे, तो ये फाई जो होगा ना, ये फाई, इस फाई को निकालने के लिए क्या करेंगे जानते हो? इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, मैं कंसेप्ट बता दूं, हो सकता है कल को सब्जेक्टिव आ जाए इसके ऊपर। तो डी बाई डी टी फ्लक्स लिखने के लिए आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया प्लस सेल्फ इंडक्टेंस वाला फ्लक्स एल इंटू
आई, ये टोटल वैल्यू आपकी बनेगी आई इंटू आर के इक्वल। एक्सटर्नल फील्ड इंटू एरिया ऑफ लूप, ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स हो गया, साथ में कॉस थीटा भी और होगा, तो मैं कॉस थीटा को नहीं लिख रहा यहाँ पर, ये मान के चल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के अलोंग है, तो बी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा जनरलाइज वे में, और प्लस सेल्फ इंडक्टेंस वाला फ्लक्स जिसको आप एल इंटू आई लिखते हो, तो टोटल फ्लक्स लिख करके आप इसको करो। यानी इसको एक तरीके से क्या बन जाएगा, अगर मैं ये इक्वेशन ये बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एल डी आई बाई डी टी और इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब अगर आप कह दो कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कोई, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूमेरिकल में नहीं है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते ही नहीं हो, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने एलआर सर्किट के पढ़े हैं उसमें बाहर से कोई मैग्नेट तो आता नहीं था, इसीलिए हमारी इक्वेशन बनती थी एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर माइनस आई इंटू आर, वो डिपेंड करता था ग्रोथ हो रही है कि डिके हो रही है। कैच कर पाए इसमें पॉइंट्स का डिफरेंस? Yes, और sir. Yes, sir. Yes, इसी को कंसेप्ट बोलते हैं, इसी को कंसेप्ट बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी आपका माइंड थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ऑप्शन से हटा, हाँ, और यही होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे तो फिर ये होता है कि मेरे 200 नंबर करके आए हैं, और शाम तक जब आंसर की आती है तो वो 200 कब 120 में कन्वर्ट हो जाते हैं और 80 में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। सर इस क्वेश्चन में सर एक बार करंट की डायरेक्शन बता दीजिएगा सर। कौन से ऑप्शन में? पहले वाले में? सर ए और बी है सर, ए और बी में। हाँ हाँ, तो पूछो, तो मैं पहले ही बोल रहा था पूछ लेते यार। देखिए, जो बेनिफिट टेस्ट का है वो बता रहा, दुनिया में कैसे कोई भी रिवीजन कर लो, टेस्ट का जो माइलेज मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। पहला आप ये दिखाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट से आएगा उसकी डायरेक्शन दिखाएं, तो मैग्नेट नॉर्थ पोल आ रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसको अलग से देखो, एक सर्कुलर लूप लो और उसमें राइट साइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाए, तो बी इंड्यूस होना चाहिए लेफ्ट साइड पर। इसके लिए इस सर्किल में जो इंड्यूस करंट होना चाहिए, अपने राइट हैंड को आप राइट हैंड के थंब को लेफ्ट साइड रखो, और राइट हैंड का थंब लेफ्ट साइड रख करके जब अपनी फिंगर्स को बंद करोगे तो यहाँ पर इंड्यूस करंट कुछ ऐसे आ रहा होगा। मतलब कि अगर हम सामने से राइट साइड से खड़े होकर देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है लेंज लॉ की? हो गया सर, हो गया सर, हाँ, बस। बस ये यही लॉजिक लगाना था इसमें। चलो अगला देखते हैं यार। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ, सॉरी ये क्या है, इसको अलग अलग पेज पे चला गया यार, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आधा इस पेज पे, कोई बात नहीं, चलो हाफ हाफ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखिए इसमें मेरे ख्याल से कंसेप्ट वो लगाया है, देखो स्फेरिकल बॉब की बात की गई है, मासलेस थिन बॉल्स की, उसके अंदर एक बार पानी भरा गया और मेरे ख्याल से एक बार वो पानी फ्रीज होकर के आइस बन गया है, ये तो है ना? Yes, केस sir. 1 में लिक्विड स्टेट में, इवन नोट्स में है वैसे आपके, बता दूं उनको, लिक्विड स्टेट में और हाँ सॉलिड लेकिन स्टेट। याद नहीं आया। हाँ, क्या डिफरेंस होता है? लिक्विड स्टेट क्या ये रिजिड बॉडी है? नो सर। ये No, है sir. नॉन रिजिड बॉडी। अब इसके में भी कंसेप्ट है, देखो आंसर तो आप जुगाड़ करके ले आओगे, और फ्रीज होने का मतलब नाउ इट बिकम्स रिजिड बॉडी, तो ये डिफरेंस आएगा। अब जब नॉन रिजिड बॉडी है, मतलब जो वाटर है, मतलब अगर आप कहो थ्योरी वाइज कहोगे तो थ्योरी वाइज आप ये कह सकते हो कि वाटर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और आइस की बात करें तो वो भी हमारे लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि वाटर इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेयर द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स कैन चेंज, ice is the system of particles where the separation between the particles cannot change because solid state में आ चुका है वो, तो एक को rigid body मानना है, एक को non rigid body मानना है।
और इससे फर्क क्या पड़ता है हमको, रिजिड बॉडी मानने से और नॉन रिजिड बॉडी मानने से हमको क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? तो जो हमारा पेंडुलम का कंसेप्ट होता है, देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पर एक एक करके सारा ही बता देते हैं। सबसे पहले जो आप पेंडुलम का बेसिक पॉइंट पढ़ते हो, पेंडुलम का फंडामेंटल, तो पहले तो आप पेंडुलम की बॉब को एक पार्टिकल मानते हो, पेंडुलम बॉब एज अ पार्टिकल, जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। और उसको जब एज अ पार्टिकल मानते हैं m मास का और कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो अबाउट दिस एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कोई एक्सिस पास होती है और उस एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ पार्टिकल जब निकालते हैं तो वो आपका m इंटू एल स्क्वायर के बराबर आता है। और टाइम पीरियड निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, अब इसमें भी कंसेप्ट पकड़ोगे तो जो एग्जैक्टली फंडामेंटल फॉर्मूला है टाइम पीरियड को निकालने का, वो है 2 पाई रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन बाय द मास इनटू g एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला है, फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला, वही मेन फॉर्मूला है। तो टाइम पीरियड जब निकालते हैं पेंडुलम बॉब को एक पार्टिकल मान करके, तो ये होता है 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया when the bob is considered as a particle, it ml square upon m into g। एंड जब बॉब को पार्टिकल मानोगे तो इसका एक्सिस यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस l के बराबर है। और ये चीज रिड्यूस करके आपके लिए वो फेमस फॉर्मूला जो है वो 2 पाई रूट एल बाय जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप टाइम पीरियड पढ़ते हो, बट उसका ओरिजिन जो है वो ये है t इक्वल टू 2 पाई, ये वाला कंसेप्ट। अब अगर आप इस पेंडुलम को पार्टिकल नहीं मानते हो और इस पेंडुलम को आप स्फीयर मानते हो, क्या बनेगा फर्क? बॉब एज ए स्फीयर माने अगर, वो भी सॉलिड स्फीयर। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले उसे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वो हाँ। फिर उसके अबाउट निकालेंगे, एक्सिस के अबाउट। हाँ, और इसका रेडियस वगैरह दे रखा है। तो देखिए इस केस में अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होता है हमेशा सस्पेंशन वाली पॉइंट के अबाउट, जहां से बॉडी को स्ट्रिंग को हैंग किया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अभी मैं आंसर की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं पहले कि देखो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, ताकि दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आए, इसके सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आए, तो अब आप एरर नहीं करोगे इसमें। पेंडुलम के क्वेश्चंस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे एज द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय m g और l। इसमें जो l है वो सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है पूरा, जो ये l लिखा गया है वो डिस्टेंस टिल द सेंटर ऑफ मास है। बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब बॉब एज अ स्फीयर बट इनसाइड लिक्विड है, क्या बनेगा? बॉब तो स्फीयर मान रहे हो लेकिन मासलेस स्फीयर मान रहे हो। यहां पर लिखा है मासलेस थिन वॉल्स, मतलब स्फीयर का मास नहीं है और उसके अंदर जो पानी भरा है वो रिजिड बॉडी भी नहीं है। तो उस पानी के मास को क्या मानेंगे हम? एक स्फेरिकल फॉर्म का मास मान ले या एक पार्टिकल मान ले उसको, ये कंसेप्ट है अपना। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं रिजिड बॉडी ना होने की वजह से वो सब रैंडम मोशंस करते हैं। जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का रैंडम मोशन होगा। और जब पानी के सारे मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होगा तो उन सारे मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम का सम निकालोगे तो कितना बनेगा? टोटल सम ऑफ मोमेंटम Zero. कितना बनेगा? जीरो। जीरो। और किसी भी इंस्टेंट पर जीरो बनेगा। यस सर। यस सर। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें कि मॉलिक्यूल्स हर एक टाइम पर रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो किसी भी मोमेंट पर टोटल मोमेंटम बाय ऑल मॉलिक्यूल्स जीरो होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स के टोटल मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि टोटल ओवरऑल सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स नहीं है न्यूटन लॉ के हिसाब से। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो एक सिस्टमैटिक मोशन करेगा ना इसका, ये वो भी रैंडम मोशन करेगा।
नहीं सर, वो सिस्टमैटिक रहेगा। सोच के देखो, अगर इसके अंदर पानी भी भरा होगा तब भी सेंटर ऑफ मास का तो एक वेल डिफाइंड पाथ है। सेंटर ऑफ मास तो एक वेल डिफाइंड पाथ पे चलेगा इसके। Yes, sir. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम तो प्रॉपर तरीके से चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी के मॉलिक्यूल्स नॉन रिजिड होने की वजह से रैंडमली चल रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के टोटल मोमेंटम में कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा। यानी कि वाटर के केस में ऑब्जेक्ट को एज पार्टिकल कंसीडर करना होगा आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो वाटर वाले केस में पेंडुलम बॉब को कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल, और आइस वाले केस में पेंडुलम बॉब को कंसीडर करेंगे एक सॉलिड स्फीयर, और दोनों का रिजल्ट सामने लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा इस केस में। सर ए और सी। देख के बताओ। हाँ। और इसमें बात एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की गई है। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? सर 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल्स टू टी होता है उसी से। यस सर। हाँ, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना होगा? तो देखो क्या पहला वाला ऑप्शन सही है? लिक्विड स्टेट में बॉब के अंदर अगर लिक्विड स्टेट है तो इसका मतलब लिक्विड को कंसोलिडेट करके एक पार्टिकल मानना है, और जब बॉब को पार्टिकल मानेंगे तो हमने बता दिया आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता है, और जब बॉब को स्फीयर मानेंगे तब फॉर्मूला क्या बनता है। और पानी के केस में इसको पार्टिकल मानने का रीजन भी बता रहा हूं। पानी के केस में पार्टिकल मानने का रीजन इसलिए है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ही एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ बन रहा है, बाकी के मॉलिक्यूल का वेल डिफाइंड पाथ बन भी नहीं रहा। तो किसी भी मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास के अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम का टोटल 0 बनेगा, यानी कि उनका मोमेंटम चेंज ही नहीं कर रहा है, उनके मोशन को अवॉइड किया जा सकता है। आंसर मैच कर रहा है आप लोग का या नहीं कर रहा बताओ? यस सर, मैच करता है। यस सर, कर रहा है। यस सर। Yes, sir. मतलब मैं इसलिए मैं आंसर नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर इसको समझ करके अब तुम समझ जाओ कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा, बता दो भाई, मुझे भी बता दो। बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पे? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा ना। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं यार ये? तो ये साइज पेज का थोड़ा सा 8th वाला, कीपिंग द सेम एंगुलर एम्पलीट्यूड कंपेयरिंग केस 1 and 2। ओके, व्हेन द वाटर रोटेट्स। हाँ जी, बताओ क्या होगा यार? केस 1, वाटर रोटेट्स अबाउट इट्स ओन। अरे वाटर कैसे रोटेट करेगा भाई? अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, बट इन केस 2 आइस डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। तो आइस तो सॉलिड बॉडी है, वो रोटेट कैसे करेगी? ये करेगी? नहीं करे। नहीं करेगी सर। करेगी सर वाटर का रोटेट होने का मतलब नहीं समझ में आया था सर। नॉन रिजिड बॉडी कैसे रोटेट कर जाएगी? अच्छा, तो आइस के रोटेट करने का रीजन समझ में आ रहा है? तो वाटर का तो चलो नहीं समझ में आ रहा है कि नॉन रिजिड बॉडी है, आइस का आ रहा है? नो सर। सर सर ये ऐसा कुछ होगा कि मतलब एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें पेंडुलम केस में जो वो होता है, डिस्क होता है, वो रोटेट करता है, वो नॉन रोटेट करता है। हाँ तो वैसे ही आइस का वो रोटेट करेगा और नॉन रोटेट करेगा। हाँ 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 हाँ, समझ आ गया, बिल्कुल सही, वही पॉइंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी लोग को भी समझाते हैं क्या है। हालांकि ये क्लास में डिस्कस हुआ था। देखो उसमें ये मैंने कहा था कि अगर आप एक डिस्क मान लो पेंडुलम में अटैच करो, ठीक है, और इस डिस्क पर ना हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस डिस्क पर एक लाइन मैं कैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, AB। अब जब इस पेंडुलम को आप स्विंग करोगे और ये पेंडुलम थोड़ा सा इधर आ जाएगा, स्विंग करके इधर कहीं आ गया, तो नेचुरल सी बात है कि ये डिस्क भी आगे आएगी, ये डिस्क भी इसके साथ अटैच है तो आगे आ जाएगी। अब आपको क्या लगता है, चाहे तो एक्टिविटी करके बताओ और या तो अंदाजे से बताओ कि जो लाइन AB है क्या वो अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगी या लाइन AB नो सर। टिल्ट हो चुकी होगी? सर टिल्ट हो चुकी होगी। तो अब रोटेशन की डेफिनेशन को याद करो। रोटेशन की डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दे
और ऑब्जेक्ट की लोकेशन बदलने पर वो लाइन अपने पैरेलली मूव करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। और अगर लाइन ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बदल जाती है तो मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। तो इसमें सिचुएशन क्या हुई है, सेंटर ऑफ मास तो मूव कर ही गया, सेंटर ऑफ मास ने तो डिस्प्लेसमेंट करी है, उसने तो एक सर्कुलर पाथ कवर किया ही, सेंटर ऑफ मास ने तो एक सर्कुलर पाथ कवर किया। बॉडी क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर गई? जो लाइन ए बी पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से टर्न भी कर चुकी है। तो इसमें दो बातें हो गई, एक बात हुआ बॉडी का रोटेशन हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और दूसरी चीज एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास का, मतलब ये कंबाइंड मोशन हुआ पूरा, जनरल मोशन जिसको बोलते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास मूव भी करता है और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर गई, जैसे रोलिंग मोशन में होता है। वाटर के केस पे रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे कंसिडर कर सकते हो जब बॉडी रिजिड है ही नहीं, तो नॉन रिजिड बॉडी का रोटेशन कैसे बताएंगे? आइडियल गैस है तो क्या कभी सुना हम लोगों ने कि गैस के अंदर रोटेशन होता है? नहीं हो सकता कभी। अब आप बताओ 8th क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं फिलहाल, ए और बी में से? सर बी। 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 और सी और डी में से? सी और डी में से? सर सी तो गलत है क्योंकि उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होगा सेकंड वाले में। मान लिया सी गलत है, मैं देखो हम पेपर जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इस क्वेश्चन के मल्टीपल फॉर्मेट्स को भी डिस्कस करते हैं। पर्पस मेरा डिस्कशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि इस क्वेश्चन का आंसर लाएं, डिस्कशन का पर्पस होता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो भी एक्सप्लोर कीजिए साथ में। एक बार बताओ, मान लिया सी गलत है तो सही क्या है फिर? भाई कल को जेई इन ऑप्शंस को मॉडिफाई भी तो कर सकता है। भाई एनर्जी ऑफ एसएचएम इन केस 1 इज मोर देन इन केस 2, मान लेते हैं ये गलत ऑप्शन है, तो सही क्या है? मोर की जगह लेस कर दें, या वो सही है, या इक्वल कर दें? सही क्या है फिर? सर लेस कर। हाँ देखो, जो भी मतलब लेस करो या इक्वल करो, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसे भी देखा करो, पेपर को जब डिस्कस किया करो तो ऐसे भी, चलो ठीक है ये गलत है तो सही क्या होता है यार। और होता आप लोग स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, हम लोग भी थे, तो हमारा आंसर ए आ गया, फिर हम बी सी डी की तरफ देखते भी नहीं है ये साला लिखा क्या उसमें, हमें क्या मतलब बी सी डी में क्या लिखा है, बढ़ेगा घटेगा, हमें क्या मतलब उससे। देखिए क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कीपिंग द सेम एंगुलर एम्पलीट्यूड, कोई मतलब नहीं है इसका? ये सर उनकी एसएचएम का एनर्जी सेम रहेगी और बाकी अगर कोई एनर्जी होगी तो किसी एक में ऐड हो जाएगी। भाई हाँ, जब आप पेंडुलम, इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस में आपने पेंडुलम को इक्वल एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ा है। मान लो आपने 10 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो जब आप 10 डिग्री एंगल पर डिस्प्लेस करके स्टार्ट करोगे उसको, तो स्टार्टिंग में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना। अगर आप किसी एंगल से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो आप यहां से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आओ, तो अगर ये एंगल दोनों के केस में बराबर है, लेंथ दोनों के केस में बराबर है, मास दोनों के केस में बराबर है, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कॉमन हो गई? क्योंकि क्या पोटेंशियल एनर्जी के लिए बॉडी के रिजिड या नॉन रिजिड होने का फर्क पड़ता है? नो सर। नो सर। तो किस चीज का फर्क पड़ता है फिर? अगर आप किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सर चाहते हो सिर्फ हाइट का, वो भी एक किसी रेफरेंस पॉइंट के हाइट से पोजीशन किसकी हाइट का, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सर सेंटर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ। तो आप mg इंटू हाइट लिखते हो सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी Yes, sir. रिजिड है या नॉन रिजिड है उससे क्या फर्क पड़ता है? सेंटर ऑफ मास तो दोनों ही कंडीशन में सेम हाइट पर है। तो इसका मतलब जब पेंडुलम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर है ही है।
Yes, sir. तो फिर ये लेस और मोर की कहाँ से बात आ गई? और एनर्जी कंजर्व भी होती है, हमको पता है कि ये तो कोई डैम्प तो हो नहीं रहा, डैम्पिंग तो है नहीं इसमें। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी जितनी स्टार्टिंग में होती है वही एनर्जी हर समय रहेगी। तो क्योंकि आपके सेम एंगुलर एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब सेम एनर्जी है। अब डी वाला ऑप्शन क्या है? देखिए दोनों में एनर्जी तो सेम हुई, लेकिन पहले केस में क्या हुआ है और दूसरे केस में क्या हुआ है? जब आप एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पर जाओगे, एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पर जब जाओगे तो क्या सिचुएशन बनेगी भाई? जिस केस में वाटर है उस केस में क्या बनेगा, और जिस केस में आइस है तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जब आप वाटर के केस में हो तो रोटेशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। लेकिन जब हम इसमें आइस कंसिडर करेंगे तो जितनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में जब दिखाएंगे तो उसमें दो काइनेटिक एनर्जी दिखानी पड़ेगी आपको, एक सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेट करने की काइनेटिक एनर्जी और एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा वो टाइम पीरियड वाला ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा रोटेशन वाला ओमेगा है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो किस केस में सेंटर ऑफ मास की मीन पॉइंट पर ज्यादा वेलोसिटी आएगी? सर वाटर। वाटर वाले में सर। हाँ, और जिस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मीन पॉइंट पर ज्यादा हुई उस केस में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट यानी कि स्ट्रिंग की एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ दो ओमेगा हैं बच्चा, ध्यान रखना, दो ओमेगा कौन से चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन है। एक ओमेगा जिससे सेंटर ऑफ मास अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक ओमेगा जिससे सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है। ये बिल्कुल अर्थ वाला एग्जांपल है। एक ओमेगा अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट और एक ओमेगा अर्थ का सन के अबाउट रिवॉल्व करने का। तो जो ओमेगा रिवॉल्व करने का है, सेंटर ऑफ मास रिवॉल्व हो रहा है इस समय, तो रिवॉल्यूशन वाला जो ओमेगा होगा वो v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय l। तो ये किस में ज्यादा होगा, किस केस में सेंटर ऑफ मास ज्यादा एंगुलर स्पीड पर है? वाटर। वाटर। वाटर वाले केस में तो सर। इसीलिए डी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ लेस लिखा है, केस 1 में लेस कहना है ये, जबकि केस 1 में ज्यादा होना चाहिए। करना इसको एक बार अच्छे से, बताना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन करने से देखो कितने सारे वेराइटीज के कंसेप्ट मिलकर के आ गए हमारे सामने। चलो जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये पैराग्राफ, दूसरा वाला पैराग्राफ। इसमें भी दिक्कत आई होगी। बहुत दिक्कत है सर छू ही नहीं यस पाया। सर। हाँ सर, देख के छोड़ दिया। फिगर देख के ही आपको लगा होगा यार क्या ट्रक बना है, उसके अंदर क्या बना है। देखो सर 2016 की याद आ गई थी। भैया 1920 कौन सा आसान था, मतलब ठीक है, बट ठीक है। हाँ ये सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है सर, 2016 वाला ही है। हाँ वैसे ही, ऑनेस्टली बस लगे रहो, मैं बता रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल जितना कह रहे हो उतना करते जाओ बच्चा, रिजल्ट के दिन एंजॉय करोगे, फोटो छपेगी अखबार में। ट्रक कैरिंग टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, ईच ऑफ रेडियस आर ज्वाइंड बाय द रिजिड रॉड, ये सब तो कहानी है। अरेंजमेंट केप्ट ऑन द रफ फ्लोर ऑफ द ट्रक, और ये सब दुनिया भर की बकवास है। फ्लोर फ्रिक्शन सफिशिएंट टू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रक एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन नॉर्मल टू बी टेकन एज जेड एक्सिस, ट्रक एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन a, in the reference frame of the truck the forces acting on the disc are shown in the figure. Okay, midpoint of the light rod as the origin of coordinate system, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कैपिटल F इसमें स्यूडो फोर्स है, FR फ्रिक्शनल फोर्स है, कैपिटल F इज एक्टिंग अपोजिट टू दैट, और W
वर्क डन बाय फ्रिक्शन है और W2 इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड है। ठीक है, ओके। अरे मतलब पोस्टमार्टम करना है कुल मिलाकर के ये, है ना? यस सर। हाँ, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है ये, पूरा चीर फाड़ करनी है इसकी। चलो भाई करते हैं, स्टार्ट करें, ले चलो आईसीयू में इसको। देखिए पहली बात, एक तो तुमको काम कर दिया इन्होंने, फ्री बॉडी डायग्राम तो बना के रखा हुआ है ना? तो ये बताओ, जब फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है तो आप ये कह सकते हो रोलिंग है, तो एक सेंटर ऑफ मास इसमें लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेट कर रहा होगा, दूसरा इसकी एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी रही होगी। तो आप दो इक्वेशन बनाओगे, एक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की, तो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कैपिटल एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ए सेंटर ऑफ मास। एक इक्वेशन ये बनी। ये कैपिटल एफ स्यूडो फोर्स है, ध्यान देना, उसमें लिखा भी है सब ऊपर। और दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस क्वेश्चन में टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? कौन सा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ओके, कितना कितना? तो फ्रिक्शन इनटू उसका डिस्टेंस r इक्वल टू आई डिस्क है ना ये, mr square। ये सर mr स्क्वायर। mr²/2। सर हम लोग ने ए सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन लेफ्ट साइड क्यों दी? वो मैंने अपने मान लिए है, अभी सही कर रहा हूँ उसको, बाई 2 इंटू अल्फा, अभी सही कर रहा हूँ। मैंने ये माना है कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है, रोल कर रहा है, ये मान लिया अपने आप। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप राइट साइड मानोगे तो राइट साइड के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। अभी मैं इसको एडजस्ट करूंगा ना, इसको एडजस्ट करूंगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि ये सिस्टम लेफ्ट साइड पर रोल कर रहा है, मतलब ए लेफ्ट है, तो मैंने अल्फा भी तो उसी के अकॉर्डिंग दिखाया है ना आपको, अल्फा भी तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है। अगर आप ये मानोगे कि बॉडी राइट साइड जाएगी तो फिर आपको अल्फा क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। हमने लेफ्ट साइड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को लेके गए हैं, तो हम अल्फा भी तो एंटी क्लॉकवाइज करें, और उसका यूज मैं सेकंड इक्वेशन में करने वाला हूं। जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर आप इस फिगर को देखो तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बाकी के तीन फोर्सेस तो सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, तो उनका टॉर्क आएगा नहीं, फ्रिक्शन का ही। क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब LHS पे आप क्लॉकवाइज चीज लिख रहे हो और RHS पे एंटी क्लॉकवाइज चीज लिख रहे हो, तो एक माइनस सर एक माइनस है। हाँ, Yes. तो वो चीज हमें एडजस्ट करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं इक्वेशन बनाने के बाद ये सब एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये हो गई दो। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर, और तीसरी एक और इक्वेशन आएगी, थर्ड इक्वेशन एक और आएगी, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो ए सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशंस बनेगी। तो अब इन तीन इक्वेशंस के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी, अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ए सेंटर ऑफ मास आर अल्फा के बराबर हो गया, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे इसको, ए आ जाएगा, एक आर कैंसिल कर देते हैं, ए आ गया इधर, डिवाइड कर दो उसको, तो -2FR 3FR F/3, FR की वैल्यू F/3 आ रही है इससे, इन तीनों को सॉल्व करके F/3, और F स्यूडो फोर्स है, इसका मतलब वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। F स्यूडो फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो वो F/3 आ रहा है। और F/3 किधर की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव आंसर आने का मतलब फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस है, तो फ्रिक्शन प्लस आई कैप के साथ होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है जी, बोलो, यस सर। है ना? अब सी और डी, वो तो वेक्टर का कंसेप्ट है भाई, सी और डी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो तो बेसिकली तुमको ओरिजिन वगैरह का कंसेप्ट दिखाना चाह रहे हैं। उसको मैं तेरा नेक्स्ट पेज पे बनाऊं तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दो डिस्क उन्होंने बनाई हुई है, दो डिस्क ऐसे बनाई है इन्होंने, और इनके बीच में एक रॉड कनेक्ट की हुई है, और
मिड पॉइंट को इन्होंने कहा था कि ओरिजिन मानना है और लेफ्ट साइड को एक्स एक्सिस मानना है। तो ये एक्स एक्सिस मानना था, इसको ओरिजिन मानना था, और वाई एक्सिस किधर माना गया, वाई एक्सिस बाहर की तरफ और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। तो जेड एक्सिस इन्होंने ऊपर माना है और वाई एक्सिस इसको माना है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये वाला पॉइंट, ये कांटेक्ट है यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन वेक्टर आप ट्रायंगल लॉ से देख लो, ये वेक्टर कितना होगा ट्रायंगल लॉ से। तो ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर, दो वेक्टर का सम करके आएगा ये। अब उसके लिए रॉड की लेंथ भी दी होगी तुम्हें, जो रॉड इनके बीच में है उसकी टोटल लेंथ वगैरह दी गई होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। 2r 2r। सर 2r। हाँ, तो इसका मतलब हाफ लेंथ इसकी r हो गई, तो ये r और y एक्सिस है तो j कैप, और उसके बाद रेडियस इसकी, तो रेडियस कैपिटल R, और ये डायरेक्शन जो जा रहा है वो जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है यानी माइनस k कैप। तो इनको ऐड कर लो, स्मॉल r j कैप और माइनस कैपिटल R k कैप। एक तरफ का पोजीशन वेक्टर आया। अच्छा, कैपिटल R भी 2r के बराबर ही है क्या? ये सर दोनों R सेम है। दोनों Yes, r sir. सेम है सर। ठीक स्मॉल है, r है दोनों। तो दोनों r सेम। तो ये ऑप्शन गलत है, k कैप आ ही नहीं रहा है इसमें यार, कहाँ से आ जाएगा? यस सर। कोई आंसर सर नहीं है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो खाली बी हुआ फिर। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, टेंथ वाले में टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ मास इतना है। अच्छा, जानते हो इसमें क्या लगाना पड़ेगा तुमको? टॉर्क ड्यू, क्रॉस प्रोडक्ट। आर क्रॉस है। हाँ, इसमें टॉर्क का फंडामेंटल जाओ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बात नहीं बन पाएगी। आर क्रॉस एफ लगाओ, मतलब कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स का प्रोडक्ट। और इसमें जो पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे, इसके लिए जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, पोजीशन वेक्टर जो हमारा आ रहा है वो स्मॉल r j कैप माइनस कैपिटल R k कैप। तो हम इसमें पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r j कैप माइनस स्मॉल r k कैप और क्रॉस, यहाँ पर फोर्स हमको फ्रिक्शन वाला लेना है, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स ma/3 और i कैप। अब ये एक तरफ का है, ये लेफ्ट वाली व्हील का है, इधर एक व्हील का भी, राइट वाले का भी निकालना है। तो दूसरे वाले व्हील पर जब जाएंगे, सेकंड वाले व्हील पर, तो उसमें r, ये j कैप वाला माइनस j कैप हो जाएगा। अब आप समझो कैसे, ये बात समझ रहे हैं कि एक तरफ माइनस j कैप क्यों होगा, दूसरे Yes, साइड के sir. यस सर। यस पहला वाला सर। यस लेफ्ट सर, वो व्हील मिड का है। पॉइंट ओरिजिन लिया है ना सर। हाँ, तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा देखो, मेरे हिसाब से तो एक j क्रॉस i तो कैंसिल ही हो रहा है, k क्रॉस i वाला बचेगा, k क्रॉस i वाला टर्म, k क्रॉस i, j कैप बचेंगे। j कैप के सर लॉन्ग पहला आंसर वाला है। लेफ्ट व्हील का है। हाँ, पहला वाला लेफ्ट व्हील का है। मतलब हमारे स्क्रीन पे जो सामने है, हमारे स्क्रीन पे ये जो सामने, जहां पर मैं अपना हाइलाइटर मूव करने वाला हूँ भी, ये, और दूसरा वाला पीछे वाली व्हील का है। सर तो हम लोग सर पोजीशन वेक्टर तो सर वहां से लिखते हैं जहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। नहीं, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना होता है। नहीं सर अच्छा, जैसे इन्होंने टॉर्क पूछा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान करके और जहां पर फोर्स लगता है उसकी पोजीशन निकालते हैं। ओके सर। हाँ, पोजीशन व्हील के बॉटम पॉइंट, फ्रिक्शन व्हील के बॉटम पॉइंट पर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप सेंटर ऑफ मास से व्हील के बॉटम पॉइंट की पोजीशन निकालोगे, आर मतलब उसका पोजीशन वेक्टर निकाल करके और क्रॉस एफ करेंगे। लेकिन इससे भी तो कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है। सर मैच नहीं कर यस रहा। सर। नहीं यस सर, मैच नहीं कर रहा है सर। नहीं कर। वर्क वाले में हो सकता है, वर्क एफ आर जो है वो फ्रिक्शन का वर्क एक ट्रक के फ्रेम में है और एक ग्राउंड के फ्रेम में है। ये क्या होगा फिर? वर्क सर ट्रक के फ्रेम में 0 हो जाएगा और ग्राउंड फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में नॉन जीरो। देखिए क्या लॉजिक है ना, सर वो ट्रक के फ्रेम में प्योर रोलिंग है तो सर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा।
हाँ, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ लोगों के आप सही बोल रहे हो, कुछ लोगों के मन में एक डाउट ये आता है कि बॉडी तो मोशन में तो है ही है, तो लेकिन शायद ये याद दिलाएं आपको कि जब आप वर्क निकालते हो किसी भी फोर्स का, तो वहां पर फोर्स इनटू लॉजिक ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बॉडी से मतलब नहीं होता आपको बॉडी ने क्या किया, फोर्स बॉडी के जिस पॉइंट पर लगा है उस पॉइंट का क्या हो रहा है वो देखिए। फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट प्योर रोलिंग की कंडीशन में जीरो वेलोसिटी पर होगा। सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी एंड दैट इज बाय वर्क बाय फ्रिक्शन जीरो ट्रक के फ्रेम में। बट ग्राउंड फ्रेम में सर बट ग्राउंड फ्रेम में तो सर डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है सर ग्राउंड फ्रेम में। यस सर अलग से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप क्या पढ़ते हो, जैसे कि अगर एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के ऊपर रोलिंग होती है, देखो टेस्ट के थ्रू कितने सारे कंसेप्ट्स का फायदा है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वेलोसिटी वीपी, इसमें एक सेंटर है उसकी वेलोसिटी वीसी, ठीक, और एक इसमें ओमेगा है, और ये सब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वीपी भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसका, डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी आती है वो आती है वीसी माइनस आर ओमेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और प्योर रोलिंग कब बोलते हो, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या कही जाती है, बीसी को आर ओमेगा नहीं वीसी माइनस आर ओमेगा, जो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी है वो नीचे प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो वीसी इक्वल टू आर ओमेगा, तो हाँ तब बोलते हो जब ग्राउंड के ऊपर रोलिंग कर रहे हो। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर रोलिंग करते हो तो वीसी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग। जैसे मतलब अगर ट्रक के ऊपर रोल कर रहे हैं तो वीसी माइनस आर ओमेगा ट्रक की वेलोसिटी होनी चाहिए। हाँ थोड़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं होनी है तो हाँ, मतलब ये जो बॉटम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द प्लेटफॉर्म ये सेम वेलोसिटी पे चलने चाहिए, इसको बोला जाता है प्योर रोलिंग कंडीशन। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखोगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के देखोगे, तो जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर चल रहा है उसी वेलोसिटी से बॉटम पॉइंट भी चल रहा है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो गई, तो इस पर्सन की नजर में बॉटम पॉइंट के ऊपर जीरो वेलोसिटी है और फ्रिक्शन लग रहा है बॉटम पॉइंट पे ही। तो फ्रिक्शन एक ऐसे पॉइंट पर लगा जिसमें कोई वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर की नजर में नहीं है, तो इसके लिए फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखें, ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ग्राउंड फ्रेम से इसका बॉटम पॉइंट तो मूव कर ही रहा है ना, क्योंकि वीसी माइनस आर ओमेगा जीरो थोड़ी है, वीसी माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू वीपी विच इज नॉन जीरो। किसी को डाउट है बताओ? नो सर क्लियर हो। नो सर। हाँ, तो जिन लोगों को अगर पहले का कभी कोई डाउट रहा हो कि वर्क निकालते समय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उनके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन किसका, क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लोगे या किसका डिस्प्लेसमेंट लोगे, क्योंकि ये पार्टिकल तो है नहीं। तो उसका मैं आंसर बता दूं, जैसे अगर आपको स्यूडो फोर्स का वर्क निकालना हो तो आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखोगे, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो बॉटम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे, जो फोर्स जहां पे लगा हुआ है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब इसमें से सही ऑप्शन बता दो कौन से हो गए। सारा डिस्कशन हो गया मेरा, डिस्कशन भी हो गया और तुम्हें कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने रिवाइज भी कराए हैं, थ्योरी भी एक तरीके से हो रही है साथ में। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ना? सी सर। यस यस ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखें। ये तो और खतरनाक पैराग्राफ है सर, इसको पढ़ते रह गए, पता नहीं क्या था, समझ ही नहीं आया। पैराग्राफ में खो गए थे सर। हाँ हम समझ गए, पैराग्राफ में खो गए होंगे इसमें। अच्छा ये लास्ट है कि इसके बाद भी है कुछ? मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल भी है क्या? तो देख लें बच्चा, 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन है सर। एक मिनट बस इसको निपटाएं, बस उस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते हम भी खो जाएंगे क्योंकि तो अभी इसको उस पे आ रहा है, बस इस पे निपटाओ। इसमें हिंट दे देते हैं आपको, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हिंट ले लो, जहाँ जहाँ डाउट है बताओ, ताकि ये एटलीस्ट एक पेपर कंप्लीट हो। पहले क्वेश्चन में डिस्कस करें या स्किप करें, बताओ। एयर बबल वाला 13 कर दीजिए सर। कर दीजिए 100% देख लेना, किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये सर कर दीजिए। स्किप कर जाए ना, मतलब ये सर ऐसे स्किप करा दीजिए, करा अच्छा, दीजिए। दीजिए सर। हाँ तो भैया बताओ क्या करा दें, स्किप करा दें कि डिस्कस करा दें? अच्छा, Discuss. air bubble of radius moves in the viscous liquid with constant velocity and the density of the liquid is इतना, viscosity of liquid इतना, neglect the density of air in comparison to the liquid। बहुत अच्छी बात है भाई। तो जब एयर की डेंसिटी ही तुम नेग्लेक्ट कर दोगे और एयर बबल मूव कर रहा है, तो एक एयर बबल जिसमें से एयर की डेंसिटी हटा दी, उसका मास भी हट गया, वेट भी हट गया। अब अगर ये v वेलोसिटी से नीचे चल रहा होगा तो इसमें दो ही फोर्सेस काम करेंगी। Moves up. ऊपर जा रहा है तो ऊपर भेज दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर भेज दीजिए इसकी वेलोसिटी से। तो विस्कस लिक्विड है ना, या तो एक तो स्टोक्स लॉ लगाओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 पाई ईटा आरवी की फोर्स आएगी। यस सर। और जिस लिक्विड में है वो लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा, बॉयंसी। और सर जीरो एक्सेलरेशन है सर, तो बराबर कर देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि बॉयंसी तो सराउंडिंग लिक्विड पे डिपेंड करता है ना, एयर पे तो डिपेंड करेगा नहीं वो, इनटू जी। बस इनको इक्वेट कर दो। इसमें बॉडी का वेट कंसिडर नहीं करना है आपको, क्योंकि एयर का डेंसिटी नेगलेक्ट कर दिया गया है। सर इसमें एक्चुअली लोचा सर वो 10x में था सर, एक्चुअली वो लिक्विड की विस्कोसिटी पॉइज में थी सर। तो उसमें सर आंसर 50 था सर, मतलब मेरे 50 आ रहा था सर। तो बता रहा हूँ ना क्या, ये डेकापॉइज में होता है ना सर कुछ। हाँ जी, आंसर आप ये सब नोट्स देखिएगा, सब लिखा है नोट्स में कि उस समय भी अलर्ट सिग्नल, जैसा कि पॉइज एसआई यूनिट नहीं है, डेकापॉइज एसआई यूनिट होती है। और वही मतलब जो हम लोग आंसर निकालेंगे वो डेकापॉइज में आएगा। यस सर। हाँ, आंसर आपका डेकापॉइज में आएगा। हाँ बिल्कुल। और ये मुझे याद है लेक्चर क्लास 11th का, उस समय भी वार्निंग दी गई थी कि ये गलतियां हमेशा होती हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए वो 10 का एरर आ गया होगा। यस सर, वही था सर, बाद में समझ में आ गया था। चलिए अच्छी बात है। 14th फटाफट बताओ, क्योंकि अब पैराग्राफ रह जाएगा नहीं तो। ये सर 14th वाला एक बार करवा दीजिए सर, वो x की वैल्यू से एक बार करवा दीजिए। अबे हो गया था सर। हो गया था तो सर वो तो बिना देखे वन कर दिया था हमने, सही हो गया। सर 1 तो मैंने भी करा था सर, बिना देखे ही करा था। अच्छा सर ठीक है सर, इसको मैं ट्राई करूंगा सर एक बार में, छोड़ दीजिए। ठीक है। तब 15th में आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम दिस मच टेंपरेचर टू दिस मच टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सर बहुत आसान है, कर दिया। ठीक है चलिए। 16th में ये करा दी सर। करा दीजिए सर। रोटेशन है ना, तो कराना ही है, मतलब 10 कीजिए ब्लॉक। जहाँ फिगर बना है मार्क में। अच्छा मतलब सर रोटेशन देख के डन। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। 10 kg ब्लॉक बी रेस्ट ऑन द स्मूथ रोलर्स ऑफ नेग्लिजिबल मास इन कांटेक्ट विद 2 kg सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना। रोलर्स इंश्योर देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बी एंड ग्राउंड, बहुत अच्छी बात। और म्यू के म्यू एस, चलो ठीक है, बिटवीन पी एंड सी और as well as between C and ground, find the magnitude of the horizontal force for which cylinder will roll with an angular acceleration of this much। ठीक। अच्छा, कौन रोल करे? for which the cylinder will roll with an angular acceleration इतना on the ground A without slipping, fill P by 16। अच्छा ठीक है। देखिए इसमें ये बताओ 16th क्वेश्चन में जो ये सिलेंडर है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, और जो हमारा ये बी वाला ब्लॉक है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सिलेंडर और बी वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे ये बताओ। सिलेंडर पे कौन? पी वाले पे तो सर mg लग जाएगा और ऊपर उसका नॉर्मल हो जाएगा, और पी और जो सिलेंडर से उसका रिएक्शन फोर्स आएगा वो, तो और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो। ठीक है। तो इसमें बॉडी बी तो है, बॉडी बी को तो कुछ करना ही नहीं ना, बॉडी बी जो है वो तो आप सिंपल एक वो रखो, नॉर्मल रिएक्शन दिखाओ, इसके ऊपर फोर्स पी दिखाओ एक नॉर्मल, क्योंकि ये तो ट्रांसलेट कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट बी तो ट्रांसलेटरी मोशन में है।
तो इस पे P दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, mg दिखाएंगे, इसका मास 10 है। ऑब्जेक्ट C रोल कर रहा है, तो इसकी एक नॉर्मल जो ये B और C आपस में लगाएंगे, तो एक नॉर्मल आप ये कह सकते हो जो B और C का आपस में लगेगा, तो वो नॉर्मल हम B के फ्री बॉडी डायग्राम में भी दिखाएंगे। एक नॉर्मल ग्राउंड से लगेगा इसके ऊपर। उसके अलावा जब ये रोल करेगा तो ऑब्जेक्ट सी जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इसका लेफ्ट साइड वाला पॉइंट जो ब्लॉक को टच कर रहा है, जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोल करेगी ना, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, स्पिन कर रहा होगा ये, तो इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चलेगा और वहां पर एक ब्लॉक उसके कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन नीचे लगे। सर फ्रिक्शन नीचे सर लगेगा। फ्रिक्शन नीचे लगेगा किसके ऊपर? सर ब्लॉक में। ब्लॉक पे नहीं, नहीं, सर जो इसमें स्फीयर पे लगेगा नहीं। जो स्पिन कर रहा है उस पे Sphere. फ्रिक्शन नीचे आएगा, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड फ्रिक्शन आएगा और ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड फ्रिक्शन आएगा, और ये फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल। सर कौन सा नॉर्मल? सर बीसी वाला सर अब NBC ब्लॉक बी और सी वाले के बीच में। अब पहले फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सही होना चाहिए। एक और चीज बची हुई है अभी, ग्राउंड का फ्रिक्शन। ये कर ग्राउंड का फ्रिक्शन सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे नहीं पता फॉरवर्ड या बैकवर्ड, मैं मान लेता हूँ बैकवर्ड आएगा। ग्राउंड फ्रिक्शन बैकवर्ड मानो और बैकवर्ड ही आएगा, तो उसको FG से डिनोट कर देना, फ्रिक्शन एट ग्राउंड। तो ग्रेविटी का 20 भी आएगा। और एक ग्रेविटी, एक मिनट बता रहे हैं, हाँ ग्रेविटी में ये जो फ्रिक्शन एट ग्राउंड है, क्या इसको भी हम म्यू इनटू नॉर्मल लिखेंगे? नो सर, सर विदाउट नो सर, सर सर ये NBC माइनस करके देखना। देखिए जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है क्योंकि वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, और जो फ्रिक्शन बी और सी के बीच में लग रहा है वो काइनेटिक है क्योंकि वहां पर स्लिपिंग हो रही है, रबिंग हो रही है। जब ये रोटेशन होगा तो सिलेंडर का पॉइंट ऊपर जब जाएगा, तो जब ये रिवॉल्व करेगा, स्पिन करेगा, तो बी के फ्रंट फेस को स्लिप करता हुआ जाएगा वो, तो यहाँ स्लिपिंग होने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसलिए उसको तो म्यू इनटू एन लिखोगे। लेकिन ग्राउंड पर स्लिपिंग ना होने की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसको म्यू इनटू एन नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि म्यू इनटू एन उस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो यहां भी हो सकता है गलती हुई हो कुछ लोगों से, हम ये नहीं कह रहे सबसे हुई होगी, बट हो सकता है किसी से मिस्टेक हो गई हो। अब कोई बोलेगा नहीं, बट हुई होगी ऐसी मिस्टेक। और प्लस एक इसका वेट, बॉडी सी का वेट, मतलब वो मास कितना है, 2 किलोग्राम 20। अब फोर्सेस कंप्लीट हो गए या बचे हैं देख लो, सारी फोर्सेस डन है इसमें अब। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहले मैं ब्लॉक की इक्वेशन बनाऊंगा। ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, कैपिटल P फॉरवर्ड साइड पर माइनस नॉर्मल B और C का लेफ्ट साइड पर, ये इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, इक्वल टू उसका मास 10 इंटू उसकी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। सिलेंडर के लिए इक्वेशन, सिलेंडर के ट्रांसलेट करने की इक्वेशन, तो मान लेते हैं इसका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन AC है, लेकिन AC और AB में कोई फर्क होगा, ये दोनों बराबर होंगे? सर दोनों बराबर होंगे। बराबर हो। हाँ, क्या रीजन है, क्या रीजन है? कांटेक्ट में रहेंगे। कांटेक्ट में। हाँ, तो अब इसमें से इसको A ही लिख देते हैं, बिकॉज अलग अलग लिखने से वेरिएबल बनाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो हम इसको दोनों को A लिख दिया हमने। तो अब सिलेंडर के लिए फॉरवर्ड साइड पर NBC है और अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन एट ग्राउंड है, इक्वल टू उसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। और सिलेंडर के लिए एक और इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की, तो टॉर्क निकालेंगे उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हालांकि मैं ने क्लासेस में आपको ये भी कहा था कि चाहो तो आप बॉटम पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क ले सकते हो, मतलब कुछ स्पेशल केसेस नोट्स में बताए गए हैं, बट फिलहाल सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम टॉर्क लेंगे तो एक ग्राउंड वाली फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा
फ्रिक्शन एट ग्राउंड उसका टॉर्क आएगा मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, और किसका टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के सर तो? एफजी का आएगा सर, और उसके ऑपोजिट आएगा नहीं एफजी का सर तो साइड नहीं है, वाले तो साइड वाले जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट में साइड वाला बॉल सर म्यू एन मतलब बीसी, म्यू एन बी सी इंटू आर का, और इक्वल टू आई अल्फा। तो ये सिलेंडर है एम, इसका 2 आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। और एक चीज नोटिस करना है, अल्फा इसका क्लॉकवाइज है, तो कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज है? ग्राउंड की फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है या म्यू एन ग्राउंड बी वाला। सी? सर ग्राउंड वाला सर तो एक्चुअली। ये इसको प्लस रखेंगे, म्यू एन बी सी को माइनस कर देंगे। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। और चौथी इक्वेशन ए इक्वल टू आर अल्फा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, उसमें अल्फा दे रखा है आपको। तो अब बताएं इसके आगे तो हो जाएगा या फिर हम कुछ करें इसमें से? और सर भी बाकी सब सही करा था सर, फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा ले लिया था सर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उल्टा लिया होता तो बस उसको यहाँ माइनस साइन लगा देते। एक्चुअली जब देखो हमारा एक एक पॉइंट है कि जब आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डील करो और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को जब लिखा करो, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले ये देख लिया करो कि अल्फा जो है क्या वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और एलएचएस पर क्या हमारे टॉर्क जो निकाले गए हैं उनको प्रॉपरली साइन कन्वेंशन लिया है मैंने कि नहीं लिया है, ये सब देख लिया करो, तो कभी गलती नहीं होगी। अगर आप फ्रिक्शन को लेफ्ट की बजाय फॉरवर्ड भी मान लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। अगर हमने लेफ्ट साइड पर टॉर्क में साइन कन्वेंशन प्रॉपर किया है तो ठीक है। तो एक बार ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो अल्फा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे टॉर्क का साइन देखा करो। जो टॉर्क आपकी अल्फा की डायरेक्शन से मैच करेंगे वो पॉजिटिव टॉर्क है, और जो टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे उनको नेगेटिव टॉर्क रखा करो, तो कभी भी गलती नहीं होगी। हाँ, कभी गलती नहीं होगी। फ्रिक्शन एट ग्राउंड स्टैटिक है, इसलिए उसको म्यू इंटू एन नहीं लिख पाओगे, इसको ध्यान रखना। अभी ये हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब इतने सारे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। ठीक है बच्चा? यस सर। यस 17 क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो आगे इसकी फिगर है। हो गया सर। हो गया था? हो गया। चलो ठीक है। Yes. 18th सर पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये बता दीजिए एक बार। पता नहीं क्यों नहीं हुआ मतलब? सर मतलब हो जाना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन हुआ नहीं। System is placed in situation with the temperature differences maintain equivalent thermal conductivity, और 20% फाइंड द नंबर ऑफ स्लैब्स, ये तो हो जाना चाहिए वैसे है। चलो फिगर 1 में 18th के फिगर 1 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करता हुआ देखिए अगर, तो इसमें हीट करंट याद करें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जगह पर हीट करंट H, तो इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम अगर हम पहले वाले स्लैब का लिखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है रो इंटू एल बाई ए इलेक्ट्रिसिटी में, और उसमें जब थर्मल हीट ट्रांसफर में जाते हो तो रेजिस्टिविटी को हटा देते हो और रेजिस्टिविटी की जगह 1 अपॉन कंडक्टिविटी कर लेते हो। तो ये L डिवाइडेड बाय के ए प्लस L डिवाइडेड बाय 2 के ए प्लस L डिवाइडेड बाय 3 के ए। सर 12 डिवाइडेड बाय 2k। क्यों? अच्छा लेंथ सर उसकी उसकी 2L लेंथ 2L है। 2L और उसके आगे 3L है फिर। यस सर। हाँ, तो ये हीट करंट आएगी। तो कुल मिलाकर के हीट करंट की वैल्यू बन जाएगी आपकी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, फिर तो ये K इंटू ए ऊपर चला जाएगा और नीचे मेरे ख्याल से N इंटू एल आ जाएगा, फिर N टाइम्स होगा ना ये तो। टू ठीक है। और फिर इसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे? इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको लिखोगे डेल्टा टी डिवाइडेड बाय इसकी इक्विवेलेंट लेंथ L इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट लेंथ इसकी हो जाएगी L प्लस 2L प्लस 3L अप टू NL। सर इसमें सर एरिया भी तो चेंज होगा स्लैब बाय स्लैब। कहाँ एरिया कहाँ बदल रहा बच्चे? नहीं एरिया नहीं बदल रहा सर।
ये तो एरिया पर्टिकुलर एरिया तो सेम ही है। क्रॉस ओ सेक्शनल। ये सर हाँ तो अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय, ये हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूले में L इक्विवेलेंट लगा देंगे और K इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो दिस अपॉन एरिया वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और इनटू K इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमारा डेल्टा T गया, A चला गया, एक L चला जाएगा, तो K इक्विवेलेंट हमारे हिसाब से फर्स्ट केस में जो K इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है K बाय N, और यहाँ पर 1 + 2 + 3 अप टू n। तो ये तो एक फेमस सीरीज है, n कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करते हैं, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। सर के इक्विवेलेंट आ जाएगा के n+1/2। सर के हाँ n ठीक है, + 1/2। ये पहले केस में हुआ, अभी दूसरा केस बचा है। अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसमें जो मीडियम्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगाए गए हैं। तो इसमें हीट करंट कैसे निकालते हैं, देखो इसमें हीट करंट निकालने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हो, आपको लॉजिक बताते क्या करना है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी में अगर दो वायर्स पैरेलल में हैं और आपको दोनों के इंडिविजुअल करंट्स पता हो I1 I2, तो मेन करंट कैसे निकालोगे बताओ, टोटल करंट कैसे निकालोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लॉजिक लगाओ, तो यही लॉजिक लगाओ, हाँ प्लस I2। तो एक एक स्लैब की करंट निकालो, करंट इन ईच स्लैब, और सबको ऐड करते चले जाओ। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय पहले वाले स्लैब के लिए लेंथ L अपॉन K इंटू A। सर लेंथ तो डी होगी, D मान लो उसको, L लिख लो, D लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, D लिख देते चलो, वो तो हमने जानबूझ के D। दूसरे वाले स्लैब के लिए डेल्टा T, D उसका सेम है K, लेकिन उसमें 2K हो जाएगा और एरिया। तीसरे वाले में डेल्टा T अपॉन D अपॉन 3K इंटू A एंड सो ऑन कर दीजिए जितने भी टर्म्स। एरिया भी तो बदल रही है चेंज नहीं हो। इसमें एरिया बदला हुआ है, अच्छा हाँ इधर Yes, सॉरी, L और 2L, तो इसका मतलब पहला वाला एरिया A होगा। इसमें एरिया का प्रॉब्लम है यार, बड़ा खतरनाक, दूसरा 2a हो जाएगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पेपर है भाई, सही बात है। पहला एरिया L इंटू D है, नहीं यार एरिया पे तो हम जल्दीबाजी में बढ़ते चले जा रहे थे, और ये 2L इंटू D है, ये 3L इंटू D एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है ये। और इसी H को फिर आपको करना है क्या है, इसी H को इक्वल करो, क्या, डेल्टा T अपॉन, फिर भाई इक्विवेलेंट लेंथ, तो इक्विवेलेंट लेंथ तो D ही रहेगी इसमें, K इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट एरिया, तो इक्विवेलेंट एरिया यहाँ पर कितना होगा वो देखो, ये सारे एरिया ऐड कर दो, तो इन सारे एरिया को जब ऐड करोगे तो इसका इक्विवेलेंट एरिया, टोटल एरिया मतलब आएगा। तो इक्विवेलेंट एरिया L इंटू D प्लस 2L इंटू D प्लस 3L इंटू D एंड सो ऑन, इस तरीके से n टाइम्स। फिर इनसे आपको K इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी, मतलब पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट पैरेलल वाला मिल जाएगा, और पहले आपका K इक्विवेलेंट सीरीज वाला आया है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो पैरेलल वाला K इक्विवेलेंट है वो सीरीज वाले से शायद 20% कम है, मतलब K इक्विवेलेंट पैरेलल इज 0.8 टाइम्स K इक्विवेलेंट सीरीज। ये तो कहा है उन्होंने 20% कम है, मतलब 0.8%, 0.8 हुआ नहीं सर उल्टा कहा है, इंक्रीजेस लिखा है। इंक्रीजेस 20%, तो ठीक है 1.2 कर दो, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है बताओ। यस सर। यस सर। चलो जी, ठीक तो वाकई में यार पेपर मतलब इतना हलवा नहीं था। सर अभी तो सर नेक्स्ट वाला पढ़ के देखिए। यस सर, सर वो वाला भी वैसा ही था सर। पैराग्राफ कि मेंस के पेपर की नहीं बात, पैराग्राफ टाइप का ही है सर, वो तो देखिए ना सर। नहीं 19 नंबर तो बर्नियर कैलकुलस सामने हाँ वो वर्नियर वाला, वो इससे याद आया मुझे, समझ में आया, ओ माय गॉड।
भैया सर रजिस्टर तुम पहले 20 करवा दीजिए। थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाएगा, इसे 20 इजी है। तभी कह रहे हैं सर रिलैक्स हो 20 जाएगा। हो सर रहा था 20 सर, हो गया था। हो गया था। एनर्जी सिंपल और मोमेंटम से तो हो गया था। हाँ, एनर्जी और मोमेंटम का लॉजिक। यस मतलब बॉटम पॉइंट पे जब ये ब्लॉक आएगा, हम बता दे रहे हैं, इसमें एक्चुअली 2-3 कंसेप्ट लगाने हैं, ये तो पूरी फिजिक्स। COM वाला भी। हाँ, एक तो ये लगेगा कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा, हिंट लिख दे रहे हैं। देखो इसमें 2-3 बातें होंगी, एक आपको इसमें लॉजिक बता दे रहे हैं, आपको हिंट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन है नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM ऑफ सिस्टम, एक ये लॉजिक। उसके अलावा लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व करना है, फिर टोटल एनर्जी कंजर्व रखनी है इसमें, और उसके बाद चौथे में कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी लगाना है इसमें, क्योंकि ये ब्लॉक जब नीचे आकर के अलग हो जाएगा उसके बाद तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन ही होना ना फिर। तो इसमें 3-4 चैप्टर के कंसेप्ट लगाए हैं, करना ट्राई बच्चा, हिंट के बाद नहीं तो बताएंगे। वर्नियर Yes, वाले sir. में, वर्नियर वाले में क्या कहानी है भाई। वर्नियर कैलिपर है नो एरर, बहुत अच्छी, धन्यवाद। 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 9 मेन स्केल है, एक मिनट, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर है। कोई नई बात तो है नहीं इसमें। तो इससे हमको ये मिल जाएगा, इसका मतलब हमको ये मिल गया यार कि लीस्ट काउंट इसका आ गया, यस सर। है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 1 मिलीमीटर था ना मेरे ख्याल से, और -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो शायद 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के बराबर आएगा, क्योंकि शायद वहां दे रखा है तुमको कि 9 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच कर रही है। तो ये पूरी वैल्यू 1/10 यानी कुल मिलाकर के 0.1 मिलीमीटर यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक का स्टेप है ना। Yes, sir. यहाँ तक। अब इसके आगे यस क्या है, सर। इसके आगे कहना है कि स्प्रिंग इज हेल्ड बिटवीन द जॉज विदाउट एक्सर्टिंग फोर्स, बिना फोर्स लगाया, मतलब नॉर्मल लेंथ। मेन स्केल की रीडिंग 3.4 है और 5th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, तो देखिए जो रीडिंग होती है वर्नियर स्केल की, वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखा है 3.4 मेरे ख्याल से। यूनिट क्या दे रखी थी यार, सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आप वो देखते हो कि जो डिवीजन उसका कोइंसाइड कर रहा होता है, 5th। और सर उसको 5th लीस्ट, डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.4 प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये कुल मिलाकर के 3.45 सेंटीमीटर आ गया। ये नॉर्मल लेंथ हुई स्प्रिंग की, क्योंकि इस समय फोर्स नहीं है वहां पर। दिस इज नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, फोर्स नहीं है ना इस टाइम पे, क्वेश्चन में कहा उन्होंने। उसके बाद 10 न्यूटन का फोर्स लगाया दोनों साइड। अब मेन स्केल तो 3.4 है, लेकिन पहला डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से 10 न्यूटन के फोर्स में। तो ये सिचुएशन जानते हो क्या होगा, इसको अगर आप वर्नियर को छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल तरीके से सोचो ना कि एक स्प्रिंग है जिसकी नॉर्मल लेंथ एल है, नॉर्मल लेंथ एल है, और आप इस पे दोनों साइड से फोर्स एफ लगाओ, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो गई, मान लो कंप्रेस करके ये L माइनस एक्स हो गई, यानी एक्स अमाउंट कंप्रेस हो गया ये। तो जब ये कंप्रेस होगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो उसको अपोज करने के लिए स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगी, इलास्टिक बॉडी है, हुक्स लॉ के हिसाब से kx की फोर्स, और ये kx आपके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और यही 10 न्यूटन है हमारे लिए। क्वेश्चन में इसी को 10 न्यूटन का है। तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, सुनना आप क्या करने जा रहे हैं।
इक्वेशन क्या बनेगी? दिस 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू के इन स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये एक्स कैसे लाएंगे? तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, मेन स्केल 3.4 रीड कर रहा है, फर्स्ट वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। सर 3.41 हो जाएगा सर, और टोटल चेंज तो- 0.04 का हो जाएगा। पहले की रीडिंग मतलब प्रीवियस रीडिंग, जो प्रीवियस रीडिंग है उसमें से नई रीडिंग को माइनस करो, क्योंकि वर्नियर तो इस लेंथ को रीड करेगा ना यार, एल माइनस एक्स को रीड करेगा, वो वर्नियर एक्स को थोड़ी रीड कर रहा होगा। और नई रीडिंग के टाइम पर मेन स्केल तो 3.4 है, बट वर्नियर का 5वां डिवीजन होने की बजाय वहां पर पहला डिवीजन आ गया, फर्स्ट हो गया, वो 3.41 3.41 हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई एक तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन तो ये कुल मिलाकर के के आ जाएगा इससे। सर लेकिन 250। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर भी है, यूनिट्स का ध्यान देना, लेफ्ट साइड न्यूटन है, तो के की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 0.04 ये सेंटीमीटर है, इसको और 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब कितना आएगा? मेरे ख्याल से 25,000 सर 25 25,000। हाँ 25,000 न्यूटन पर मीटर के आया। सलाम है भाई साहब जिसने पेपर बनाया, सलाम है सर उसको। अभी तो स्प्रिंग को काटना भी है। हाँ मतलब एक ही चैप्टर में मतलब लीवर हार्ट सब निकाल डालो। अब स्प्रिंग रिमूव कर दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। और कट इनटू 2 पीसेस व्हेन इंसर्टेड बिटवीन द जॉस विदाउट एनी फोर्स, मेन स्केल रीडिंग ये अच्छा काम 1 है, और 5 वर्नियर स्केल डिवीजन फिर से कोइंसाइड हो गए। ये क्या हुआ? Spring is removed, cut into 2 pieces, and when inserted between the jaws without any force, the main scale reading is 1.1 centimeter and 5 vernier division coincide with the main scale. तो दोनों पीस बराबर कटे हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा यार। Now the spring is removed, cut into 2 pieces. अब 2 identical डिफॉल्ट ले लेंगे। तो क्या बराबर डिफॉल्ट माने? तो बराबर ही मानेंगे ना। लेंथ दी है। नहीं, cut into 2 pieces and when inserted between the jaws without any force, मेन स्केल रीडिंग 1.1 सेंटीमीटर। नहीं बच्चा, ये किसकी लेंथ दी है? सर जो स्प्रिंग है उसी की लेंथ दी होगी 1.1 सेंटीमीटर, और फिर वर्नियर कैलिपर में जो डिवीजन है। नहीं सर, उसकी रीडिंग सर वो नहीं सर, पीसेस कितने, सिर्फ उसमें लिखा हुआ है कि 2 पीसेस में कट हुआ है सर, उनकी लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर विदाउट एनी फोर्स किया तो सर उनकी नेचुरल लेंथ ही होगी। यस सर, नेचुरल लेंथ आ जाएगी उससे शायद। नेचुरल लेंथ मतलब उस कट पीस की आएगी, जो कट पीस हुआ Yes, उसकी Yes, नेचुरल sir. लेंथ। Yes, sir. सर हाँ तो वो 1.1 और 5वां डिवीजन है। तो इसका मतलब इसके बाद नॉर्मल लेंथ ऑफ कट पीस की बात करें अगर, तो नॉर्मल लेंथ ऑफ कट पीस की जो बात करेंगे, जब उसको काटा होगा उसकी नॉर्मल लेंथ, तो 1.1 और 5वां डिवीजन, तो 1.1 प्लस 0.05 यानी 1.15 सेंटीमीटर। जानते हो इससे इसका नया कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसमें वो लॉजिक लगाओगे स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन में। और इसके बाद इस पे 30 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और मेन स्केल रीडिंग 1.1 और वर्नियर का निकालना है। बहुत बढ़िया काम करवा रहे हो भाई साहब आप, एक ही क्वेश्चन में हमारी बैंड बजा लो। सर हमारा क्या हुआगा? हम ये समझ गए, सर समझ सोचिए गए, सर, समझ गए, और सर वो एक तो सर इतना टाइम हो गया था सर बैठे बैठे। समझ गए बच्चे। देखो 30 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद वो के नया वाला, इस नया वाला के निकालने के लिए आप कंसेप्ट लगाओगे प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो ये निकालने के लिए जानते हो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इस नया स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू वो नई नॉर्मल लेंथ 1.15, पुराना वाला स्प्रिंग कांस्टेंट 25,000 और पुराने वाली नॉर्मल लेंथ वो थी मेरे ख्याल से 3.45। तो इससे नया वाला कांस्टेंट जो आ रहा है वो 75,000 आ रहा है।
तो नया वाला कांस्टेंट 75,000 ये आया इनटू डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन कैसे आएगा? तो नॉर्मल लेंथ 1.15 माइनस वो लेंथ जो डिफॉर्मेशन के बाद है, और डिफॉर्मेशन के बाद की लेंथ के बारे में वो कह रहे हैं कि 1.1 मेन स्केल है और वर्नियर का कोई डिवीजन है जिसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो डिफॉर्मेशन के बाद ये 1.1 प्लस 0.01 x हो जाएगा, मतलब x क्योंकि वर्नियर का डिवीजन दे रखा है जो कंसाइड हुआ है। भाई साहब हिम्मते मर्दे मददे खुदा। थ्री बाई 7500 इक्वल टू, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही भाई, मैं सही बताऊं, 0.05 माइनस 0.01 x। हाँ जी इतना सर ये करने हो के बाद भी जाएगा सर, पता ये नहीं इजी सही है आंसर सर, हो आएगा कि जाएगा। नहीं। सर हाँ हाँ बताओ। सर इसमें हम लोग ने सर के को मीटर में पुट किया और लेंथ हम लोग ने सेंटीमीटर। कहाँ पे? हाँ वो भी एक लफड़ा, वो देख रहे हैं यार अभी सब, रुको। हाँ ये जो राइट साइड की जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 और कर लेते हैं, ये भी एक सही बात है। तो डिवाइडेड बाय 100 किया है यहाँ पर, और ये डेसिमल हटा देते हैं, तो ये डेसिमल हटेंगे तो फिर 2 जीरो नीचे और आए, 2 जीरो से ये उड़ाओ ऊपर। सर अगर सर आंसर 3 और 25 और फिर 4। x की वैल्यू भैया मेरे ख्याल से 1 आ रही है। ये सर्वर आ रही है ये वन। सर्वर आ रही है। आ तो गया यार ये सर भाई, लेकिन यार ये 4 नंबर के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा? सर पेपर में आया तो 24 नंबर से कम नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। हाँ यार ये तो मतलब ये तो ऐसे टाइप का है, जैसे पहले नहीं आता था कि 150 वर्ड्स में लिखो, तो ये तो यार चलो भैया। एनीवे हम इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं, हम पेपर के पॉइंट से देख ही नहीं रहे हैं इसको। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो हमको एक कम से कम इतने सारे टॉपिक पढ़ने को तो मिले हमें। वर्नियर इनको ऐसे ही देखा करो, एक एक क्वेश्चन को पकड़ लो, उसको उसको सॉल्व करने के चक्कर में तुम सारा पढ़ जाओगे। सर ऐसे एक आप बचा है अभी। नहीं सर ऊपर पैराग्राफ, पैराग्राफ बचा हुआ है हाँ सर। हाँ पैराग्राफ बचा है, देख लेते हैं इसको भी आ रहे अभी हैं। पैराग्राफ है। यही यही है ना, बस लास्ट है। ये सर ये अरे भाई कह तो ऐसा रही है सर, यही इसलिए मेन कल्प्रिट यही है, पकड़ लो इसको। हाँ यही है, पकड़ो इसको मारो। अच्छा अब इसमें ये क्या कह रहे हैं यार, वेरियस रूल्स ऑफ थंब हैव बीन प्रपोज्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। अच्छा सर सेकंड पैराग्राफ से पढ़िए सर, ऊपर हाथ पे लिखा हुआ है। बेकार है ऊपर। अच्छा मतलब वो हिस्ट्री बताई होगी कब क्या हुआ। चलो इसमें ग्राफ है एक तो, अच्छा ये वो उस पे है क्या, n/p लाइन के ऊपर? वो कह रहे यस हैं सर। कि एक Yes, लाइन इन्होंने n = p की दिखाई है और उसके ऊपर अल्फा डिके दिखा रहे, एक स्टेबल n/p रेशियो होता है। अच्छा इसका कुछ कुछ तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो यार तुम लोग, कि एक 1 ये शायद ये सर बड़ा है। 1.6 का रेशियो कुछ आता था, जो n/p रेशियो होता है ना, उसका एक तरफ स्टेबिलिटी जोन होती है, एक तरफ नहीं होते, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। अच्छा स्ट्रेट लाइन बिहेवियर विद यूनिट स्लोप अप टू p = 25, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 25 है, 25 तक वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन है, n = p है। p के बाद सर 25 तो स्टार्टिंग में दिया है वो, यस सर। ओरिजिन नहीं सर 25 दिया चालू हुआ हो है। रहा है। अच्छा 25 बिगिनिंग में है, चलो ठीक है देख तो लेंगे बीच में से। मिसप्रिंट टाइप का है कुछ। देख लेते हैं, रुक जाओ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने तो दो यार। फिर above 25 with those isotopes with n/p ratio lying below the stable region usually undergo electron capture, while those with n/p ratio lying above the stable region usually undergo beta decay। अच्छा ठीक है ठीक है। और very heavy isotopes are unstable because of the relatively large nuclei undergo alpha decay। अच्छा जी वो बढ़िया कहानी चल रही। For A more than 40 there is preference for सर वही कह रहे थे सर, खो जाएंगे तो सर पढ़िए पढ़ते पढ़िए। पढ़ते। हाँ नहीं नहीं पढ़ेंगे यार, हिम्मत है अभी।
सर जहाँ आपने 25 लिखा है वहाँ 40 होगा। वो अभी हटा दे रहे हैं, उसको तो हटा दे रहे हैं यार, रुक तो जो पहले पढ़ने तो दो, ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कहानी जो सुनाई है इन्होंने। फिर कह रहे हैं 40 से ज्यादा पे n more than j nuclear force is charge independent, we consider that neutron electron proton force is same as the number of proton increases, coulombic force increases, so net x। अच्छा वो सब तो बकवास है। ठीक है, अरे यार चलो ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, द रेडियो आइसोटोप ऑफ भैया इसमें हमारी हेल्प कर देना, बहुत कमजोर है इसमें। मैग्नीशियम विद मास नंबर 27 एटॉमिक नंबर 12 अंडरगो मास नंबर 27 और एटॉमिक नंबर 12, तो ये पहले पढ़ा यार यहाँ पर 25 एटॉमिक नंबर तक के मॉलिक्यूल जो हैं वो तो स्टेबल है। मतलब वो ये कह रहा है, जानते हो, इसको अलग से देखते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरे को इनका लैंग्वेज समझ में आ रहा है, जो इन्होंने कहा है उसके हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर n और यहाँ पर p ले, तो जब तक ये कुछ टाइम तक स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ टाइम तक, वो कितने टाइम तक स्ट्रेट लाइन है वो उन्होंने दे रखा है 25 तक शायद। उसके बाद ये लाइन धीरे धीरे कर्व में कन्वर्ट होती चली गई ग्रेजुअली, और ये जो n बाई पी कर्व है, n बाई पी कर्व, ये वो कर्व है जहां पर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज है। फिर वो ये कहना चाह रहा है कि 25 से जो आपका ये स्टेबल कर्व है ना, इस स्टेबल कर्व की अगर आप बात करोगे तो ये स्टेबिलिटी का कर्व वहां तक लेके गए हैं ये लोग 83 तक। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेबिलिटी कर्व के नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जाएंगे। स्टेबिलिटी कर्व के नीचे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, और स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर जो पार्टिकल है वो सब बीटा डीके में जाएंगे। ये कहानी 83 तक जाएगी, 25 तक सब कुछ स्टेबल है, उसके मतलब या उसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही होगा अगर होना है तो। और 83 के बियॉन्ड, 83 के बियॉन्ड वो कह रहा है कि ना तो बीटा डीके होना है ना इलेक्ट्रॉन कैप्चर होना है, वहां पर एक अलग ही कहानी चल रही है, वो है अल्फा डीके की। ये कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से जो पैराग्राफ है वो यही कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम है वो 12 नंबर है, एटॉमिक नंबर 12, वो 25 से पहले है, यानी कि वो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर है, वो ऑन द स्टेबिलिटी कर्व है। और अब उसमें तो यार कुछ भी हो सकता है 12 नंबर के हिसाब से। बीटा डी सर n और p निकालेंगे और n बाई p निकालेंगे n बाई तो p 1 से रेशियो बड़ा आएगा। निकालेंगे और 1 से बड़ा आएगा तो तो सही। मास नंबर 27 है, मतलब उसमें इस लाइन का यूज करना है, जो यहाँ पर एक लाइन लिखी है ना उन्होंने, ये लाइंग बिलो द स्टेबिलिटी रीजन है ना, और अबव। तो n बाई पी इसमें निकालो, मास नंबर 27, तो p तो हो गया 12, n हो गया 15, n बाई पी निकाला यहाँ पर तो आपका मोर देन 1 है। और 12 पर जो स्टेबिलिटी की लाइन है ना, स्टेबिलिटी लाइन, हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं कि उसके नीचे आ रहे हैं, n मोर देन p है ऊपर, यानी जो मैग्नीशियम है, हाँ मैग्नीशियम ऊपर चला गया, स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर आ गया, mg से लिखते हैं इसको, तो ऊपर है तो बीटा डीके जाएगा ये। और क्या ऑप्शन है इसमें यार, ये भी मल्टी करेक्ट है क्या? यस सर। यस थोरियम 90 पर है तो बिस्मथ में कन्वर्ट होगा, और 83 तक है। सही है सर, ये सही है ऑप्शन। और तो वो खुद ही कह रहा है 83 के बियॉन्ड अल्फा डीके होना है, और डायरेक्ट अल्फा डीके हो नहीं सकता, क्योंकि अगर थोरियम से जाना है आपको, मतलब 90 TH से 230 पे जाना है, तो वो सिर्फ अल्फा डीके से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा डीके में जो नीचे बॉटम का नंबर होता है वो 2 के स्टेप्स में कम होता है ना। तो यहाँ पर तो आप -7 कर रहे हो, ये अल्फा डीके से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा डीके होता तो ये 2 के मल्टीपल्स में कम होता, यानी कि कोई ना कोई बीटा डीके भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें, तो वो सीरीज ऑफ डीके हो गया वहां पर। और पॉसिबल सीक्वेंस में क्या कह रहे हैं, अल्फा 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 4 अल्फा 1 बीटा। कैसे होगा यार, 4 अल्फा होंगे तो -8 हो जाएगा,
हाँ और सर बीटा में प्लस हो जाएगा ना सर। अच्छा हाँ, तो -7 बराबर -8 + 1, -8 मतलब 4 अल्फा और +1 मतलब एक बीटा। लेकिन ऊपर भी तो देखो, हो ऊपर जाएगा। में ऊपर सही है सर। अल्फा में 4 कम होता है ऊपर, तो ये 16 कम तो हो गया। हाँ, और बीटा में ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो -16 मतलब 4 अल्फा, ठीक है, क्योंकि बीटा डीके में खोपड़ी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता है, पैरों पे फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है। अब डी वाला, वो तो गलत ही हो गया फिर, सी सही है तो हाँ डी सर। गलत है। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया, पैराग्राफ डराया है इन्होंने खाली, हाँ सर पूरा आंसर पैराग्राफ में यस। दिया हुआ डराया है बस, फालतू में डर है। एक ही क्वेश्चन था इस पे, नहीं सर। दो थे इसमें नहीं भी था सर। सर, और थे। 12 क्वेश्चन। 12वां कहाँ गया फिर? अच्छा यहाँ है, इन हाइपोथेटिकल, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी तक कम चल रहा था, हाइपोथेटिकल से आ गया। रेडिएक्टिव सीरीज थोरियम अंडरगोस 3 बीटा डीके प्रोसेस एंड 1 अल्फा डीके प्रोसेस एंड 1 गामा डी में to yield a stable product 86। My God, 81 से 86 में गए हैं, 3 बीटा डीके, यानी कि मतलब +3 बॉटम पे होना चाहिए, एक अल्फा मतलब -2 होना चाहिए बॉटम पे, और एक गामा। गामा में कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी कुल मिला के बॉटम का नंबर +1 बढ़ाना चाहिए। तो 81 से 86 तो होगा नहीं फिर ये। सर बी हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन में बॉटम इसका 81 है और 82 हो रहा है ये, तो 3 बीटा 1 अल्फा ही लग तो रहा है यार। ऊपर भी खोपड़ी भी चेक करो इसकी, हाँ सर 200 वो 4 कम हुआ है सर ऊपर। तो 1 सही है। अल्फा, तो बी सही है इसका मतलब। और 88 178 XV में एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो करो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? N/P 88 पे कैसे करोगे जब अल्फा सर डीके हो इसमें गया? अल्फा नहीं हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ था। पैराग्राफ में तो जब 8 अल्फा हो गया तो उसमें N/P क्यों चेक करें? हाँ, यस ये सर। वाला 12 वाला करो, 12x24। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये क्योंकि तो स्टेबल, ये तो सर स्टेबल ही है। N/P इसका 1 आ रहा है ना, N/P 1 आने का मतलब ये तो इसी लाइन के ऊपर आ गया, यस सर। स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर। तो ये ना तो बीटा होगा ना इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, स्टेबल कर्व है, तो इसका मतलब यस ये भी सही हो गया फिर। सर बी सी सही दिया है इसमें। नहीं है, सी गलत। नहीं सर सही है, बी और डी ही होगा। नहीं कि ऐप में सी सही दिया है ये। आंसर की कह रहे हो आप? ये सर। आंसर क्वेश्चन कौन सा था? 12 BCD दे रखा है। अच्छा, इसमें BCD, सी ऑप्शन क्या है फिर से देख लेते हैं ना। 88 178 V में एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यार हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे होगा कुछ और, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अबे तो सर इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड के अंदर दे रखा है 83 के ऊपर अल्फा डी के होना एक्सपेक्टेशन है। का भी तो कोई बेस होना चाहिए ना, कि हम किसी से इससे कुछ कोई भी मतलब एक्सपेक्ट कर लें। कोई बेस होगा कि आप सड़क, एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर 1 से कम हो N/P तो लेकिन तो ग्राफ के अबे हिसाब से इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कैप्चर उसका जैसे 83, नॉर्मली होता है। एटॉमिक नंबर 88 कह रखा उसने ना, एटॉमिक नंबर 88 है, और सर हो ऊपर सकता पैरा। है हाइपोथेटिकल लिखा हो इसलिए उसने हाँ आंसर में यस कर सर। दिया हो। बच्चा, हम लोग ये सब दिमाग इसलिए लगा रहे हैं कि हमें आंसर मालूम चल चुका है, जानते हो, हम आंसर को जस्टिफाई करने का दिमाग लगा रहे हैं, मतलब लॉजिकल कोई चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ यूजुअली लिखा है, हालांकि यूजुअली, अब ये तो अब अंग्रेजी का वर्ड है यार, ये तो यूजुअली मतलब हमेशा नहीं, बी में मतलब हो सकता है, तो भैया अंग्रेजी यार। सर आंसर गलत भी तो हो सकता है। अब टाइम दो, देखेंगे भाई इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉजिक लिख नहीं रहा। और ये नीचे वाला पैराग्राफ कहाँ लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये फोर्स के बारे में क्यों बताया भाई इसने, जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं था इसको। सर टाइम वेस्ट। टाइम ही खराब कर दिया पूरा। ये सर टाइम वेस्ट करने के लिए सर। अच्छा, या तो ऐसा तो नहीं है कि यार ये जो स्टेबिलिटी कर्व के नीचे हैं, एक मिनट, वो अल्फा वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है? वेरी हैवी आइसोटोप्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द रिलेटिविटी लार्ज न्यूक्लियर एंड दे अंडरगो
अल्फा डिके। सर वो हर केस में अल्फा डिके कर रहे हैं अगर 83 से ऊपर। हाँ लेकिन यार इसमें डाउट है मेरे को भी, क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से कोई और आंसर बन रहा, बाकी अब तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि सर ये मे लिखा हुआ है, बट मैं अगर पेपर में होता तो भाई -1 लेके आता। नहीं सर मैं समझ गया सर, ये जो हम लोग को स्टेबिलिटी कर्व दिया हुआ है, अगर ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में होगा तो वहां पे तो जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब रियल होंगे, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वो हाइपोथेटिकल कोई आइसोटोप है, तो अगर हाइपोथेटिकल आइसोटोप होगा तो वो रियल होगा नहीं, और वो रियल के लिए जो ऊपर कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन जो मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। हाँ इसीलिए सर। अच्छा मतलब हम लोग स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दे पूरा, कर्व और कोई ना बनाए, तब हो सकता है ये आंसर है ये। नहीं उससे नहीं कह रहा वो कह रहा है कि वो 83 वाली लाइन अगर होती ही नहीं वहां पर ना, अल्फा डिके वाली लाइन न लिखी होती वहां पर, तो n/p रेशियो के हिसाब से 90/88 बन रहा है, 90/88 है। तो 1 से ज्यादा आ रहा है ना ये। तो सर फिर भी आंसर गलत हो गया सर, गलत ही है। हाँ फिर भी अल्फा ही जाएगा वो। बच्चा रुक जाओ, इसको छोड़ो, जबरदस्ती क्यों सही कर रहे हो, देखेंगे इसको। चलिए पूरा पेपर तो लगभग हो ही गया कि आखिरी में फंस गए क्वेश्चन में, फिर भी आंसर हाँ ठीक है, बढ़िया था। चलो जी देखो इसको, है ना, बाकी अब मेंस वाले में अगर डाउट होंगे तो अगली बार बताना, तो पहले वही डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर अपना न्यूटन लॉ और रोटेशनल चलेगी।